तो सभी लोगों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। सबसे पहले देखो, मैं बात करने वाला हूँ आज कॉम्बिनेशन की। अभी तक हमने क्या करा था, हमने परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, लगभग उसके टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो कभी ख़त्म नहीं होते, चैप्टर इज़ नेवर एंडिंग, क्वेश्चंस नए आते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो हम उस पर भी जाएंगे, उसके लिए अलग वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कंपाइल करें और उन पर एक वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन की। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमने परम्यूटेशन को पहले कवर करा था। मैंने देखो पिछले लेक्चर में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा है तो उसे पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले चैप्टर में देख सकते हो, जाके पिछले लेसन में देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो है उसे मैं ऊपर से कवर कर देता हूँ। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या बेसिक डिफरेंस होता है? परम्यूटेशन इज बेसिकली फॉर अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन इज बेसिकली फॉर सिलेक्शंस। तो जब भी सिलेक्शंस की बात की जाएगी तो हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, और जब भी अरेंजमेंट्स की बात की जाएगी तो हम परम्यूटेशन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैंने क्या करा, ABCDEF 6 लेटर्स दे रखे हैं। इन 6 लेटर्स में मैंने कहा, इन 6 लेटर्स में मुझे कोई भी 4 लेटर्स का वर्ड बना के दो, कोई भी 4 लेटर्स का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन 6 में से कौन से 4 सेलेक्ट करने हैं, 4 कौन से चूज़ करने हैं वो मैं सेलेक्ट करूँगा। यानी कि पहले मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँगा, और आफ्टर दैट जब मेरे पास 4 लेटर्स आ जाएंगे तो उन 4 लेटर्स को कंपाइल करके या उनके रीअरेंजमेंट को मैं सेट करूँगा, तो उसके बाद मैं उसमें परम्यूटेशन लगाता हूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैंने पिछले लेक्चर में पूरा परम्यूटेशन कवर करा है, उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स वाले, नंबर्स वाले क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं। उसे देख लो और उसके बाद देखोगे कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि कॉम्बिनेशन को सेपरेट भी समझा जा सकता है। तो ये था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस जिसकी हम बात करने वाले हैं। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये प्रीवियस स्लाइड है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर करवाई थी, अगर देखी हो तो। NPR इसे हम बोलते हैं, NPR, क्योंकि फ़ॉन्ट का डिफरेंस है, फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, इसलिए हम फ़ॉन्ट को इस टाइप से लिख दे रहे हैं, और इसे लिखते हैं NCR। तो आज मैं NCR मीन्स कॉम्बिनेशन की बात करने वाला हूँ। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा था, फैक्टोरियल, स्पेशल केसेस, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो उसमें आप देखोगे लास्ट वाले लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन की। अच्छा, कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ, और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जितने भी आपके जानने वाले हैं सबको शेयर करो और उनसे डिस्कस करो इस टॉपिक को। जितना ज़्यादा डिस्कशन मैथ्स में, रीजनिंग में हो जाता है ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है, उतनी ज़्यादा समझ में हमें आती है। और ऐसा नहीं है कि अकेले पढ़ना है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं भी रेगुलर लेक्चर्स और अच्छे टॉपिक पे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक जो है बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, उस पर डीपली कहीं भी हमें सारे लेक्चर्स नहीं मिलते। कॉम्बिनेशन में भी जो टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन बेसिकली जो पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस बॉल्स वाले और कार्ड्स वाले। हालांकि कार्ड्स वाले मैं भी बताऊंगा और बॉल्स वाले भी बताऊंगा, लेकिन चलो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस और ये फॉर्मूला बनता कैसे है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर्मूला इज़ NCR को जैसा हमें पता है, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल N माइनस R हम लिखते हैं। NCR मीन्स N आर्टिकल्स में से मैंने R चीज़ें चूज़ करनी है। सपोज मैं लिख रहा हूँ 18C16, तो 18C16 का मतलब हो गया मेरे पास 18 आर्टिकल्स हैं, उसमें से मुझे 16 चीज़ें सिलेक्ट करनी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया ऊपर फैक्टोरियल 18 डिवाइडेड बाय R विच इज़ 16, और इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ N माइनस R फैक्टोरियल 2। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल 18 जैसा कि हम बता चुके हैं, फैक्टोरियल 18 मतलब वो ना कि 18 को एक्सपेंड करना है, कहाँ तक एक्सपेंड करना है, 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड सो ऑन अप टू 1। ऐसे नीचे अगर मैं 16 वाले को एक्सपेंड करता हूँ तो ये भी अप टू 1 एक्सपेंड हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2 जो है इसे लिख देंगे इंटू 2 इंटू 1, यस इट इज़।
ये पूरा एक्सपेंशन इससे कट जाता है, यानी कि हमारा जो आंसर बचा इट वुड बी, अब 9 इंटू 17 है, 17 इंटू 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 153। ओके, अब देखो इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करा जाता है। जैसे ही मैं लिखता हूँ 18C16, तो मुझे क्या करना है, मुझे याद रखना है कि देखो ऊपर तो फैक्टोरियल 18 आएगा ही और नीचे फैक्टोरियल 16 आएगा ही आएगा। क्लियरली समझो, देखो यहाँ भी हमने वही करा था। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं, फैक्टोरियल 18 को एक्सपेंड करेंगे तो 18 निकलेगा, 17 निकलेगा, और 16 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी फैक्टोरियल 16 बचेगा और ये भी 16 बचेगा, तो इससे दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस और बचता है, तो इन दोनों का डिफरेंस इस टू, उसे मैं और एक्सपेंड करके लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन यही चीज़ आने वाली है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 9C5। अब देखो 9C5 में ऊपर आ रहा है 9, नीचे आ रहा है 5, तो मैं क्या करूँगा, 9 को रिवर्स करके 9, 8, 7, 6 कहाँ तक लिखने वाला हूँ, अप टू 5, क्योंकि 5 तो कैंसिल होने वाला है ना, वो कैंसिल हो जाता है इससे, तो कैंसिल होने वाला है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखूँगा। और नीचे क्या आएगा उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ फैक्टोरियल 4, तो 4, 3, 2, 1, और बाकी कैंसिलेशन वैसे ही होता है, 4 2 8 एंड 3 2 6, बाकी मल्टीप्लिकेशन हम एज इट इज़ करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम जब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन के एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनसे हमें हेल्प मिलेगी इसकी कैलकुलेशन में, तो चलो वो भी सीख लेते हैं। देखो जैसा मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं सिलेक्शंस के लिए, तो यहाँ से कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला कि n इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, NC0 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, NC1 इज इक्वल्स टू ऑलवेज n, और n-1 इज इक्वल्स टू n। ये चीज़ें हमें याद करनी है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकलिटी में देख लेते हैं कि कैसे आया। सिलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज़ अगर मैं 20 ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, 20 ग्रुप्स में से मुझे एक बंदा सेलेक्ट करना है, तो मैं उसे कितने डिफरेंट टाइप से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसे मैं डिफरेंट टाइप से, अगर मैं बोल रहा हूँ 20 लोगों के ग्रुप में से मुझे एक बंदा सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास कितने डिफरेंट चांसेस आ जाएंगे। मतलब पहली बार मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे ही मैं कितने डिफरेंट तरीके से, 20 डिफरेंट तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो ये वाला फॉर्मूला ये था। अगर इसे हम एक्सपेंड करते हैं n की फॉर्म में, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, हम उस पर नहीं जाते। यानी कि जब भी 1 आएगा ना यहाँ, तो आंसर एज इट इज़ आ जाता है। अच्छा, इसी का उल्टा अगर हम देखते हैं 20 में से मुझे 19 का सिलेक्शन लेना, तो देखो जस्ट ऑपोजिट हम क्या करते हैं, 20 में से 19 का सिलेक्शन लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम हमने क्या करा, फर्स्ट वाले को छोड़ा, सेकंड टाइम हमने सेकंड वाले को छोड़ा, थर्ड टाइम हमने थर्ड वाले को छोड़ा, तो ऐसे कितने डिफरेंट टाइप्स बने। अगेन दीज टाइप्स आर 20। फिर पहली बार फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को छोड़ा, ऐसे करके हम 20 टाइम्स काउंट करेंगे। अच्छा, 20 में से अगर मुझे 20 ही सेलेक्ट करने हैं, मीन्स NCN, मतलब जितने हैं उसमें सारे सेलेक्ट कर रहे हो, तो सारे सेलेक्ट करोगे तो ऐसा एक ही केस बनने वाला है जिसमें हम सारे सेलेक्ट करें। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 20 में से मुझे कोई नहीं चाहिए, तो वहाँ पर अगेन एक केस बनने वाला है। यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम याद रखते हैं, जैसे मान लो सपोज़ मेरे पास 5C1 आ गया कहीं लिखा हुआ, तो मुझे पता है कि 5C1 इज़ 5, तो मैं यहाँ इसकी कैलकुलेशन करे बिना इसका आंसर लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास आ गया 10C9, अब अगर मुझे पता है कि यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए था, जैसे मैंने ये वाला बताया, वहाँ पर हम डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। तो अगर हम इन 4 चीज़ों को याद रखते हैं तो हमारा टाइम डेफिनेटली बचने वाला है, जिसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चंस में पड़ेगी। अब देखो सीधे सीधे आ जाते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में सिलेक्शंस को किस टाइप से यूज़ करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। क्या बोला है, अ क्लास हैज़ 15 गर्ल्स एंड 10 बॉयज़, मतलब 15 लड़कियाँ और 10 लड़के हैं। इफ़ वी सेलेक्ट एनी, ये स्पेस हट गया, सेलेक्ट एनी 2 गर्ल्स फ्रॉम द क्लास, सो हाउ मैनी डिफरेंट वेज टू चूज़ दीज ग्रुप्स। ठीक है, हमें 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 15 लड़कियाँ हैं और 10 लड़के हैं। ठीक है,
मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, केवल 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब अगर मैं 2 लोगों को सिलेक्ट करूँगा और दोनों लड़कियाँ होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं इसमें से सिलेक्शन लूँगा ना। मैं क्यों पूरे ग्रुप में से सिलेक्शन लूँगा, मैं सिर्फ इसमें से सिलेक्शन लूँगा जाके, ताकि लड़कियाँ ही सिलेक्ट हो पाएँ। तो मैं यहाँ पर जो सिलेक्शन लूँगा दैट इज़ 2, वो किस में से लूँगा, वो मैं लूँगा इस ग्रुप में से। हम लिखेंगे 15C2। तो बस 15C2 इज़ आंसर। अब 15C2 को देखो जल्दी में सॉल्व करना है। अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो फैक्टोरियल 15 जो हम लिखते हैं ना शॉर्टकट, वो एक्सप्लेन करके फैक्टोरियल 15, फिर आएगा फैक्टोरियल 2, फिर आएगा फैक्टोरियल 13। अब अगर इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ तो देखो क्या होगा, 15 और 14 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे देखो डिफरेंस 13 आने वाला है, तो 13 तो कैंसिल होने वाला है। और बाकी फैक्टोरियल 2 को हम लिख देंगे 2 × 1, मतलब डायरेक्ट इस स्टेप में आंसर लिख देते हैं। तो ये आया 7 और आंसर वुड बी 15 7 ज़ा 105, 15 7 105। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि हमें सिलेक्शन किस तरीके से लेना है। इसमें एंड और भी आता है, कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी प्लस करते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि उसमें भी याद रख सकते हैं, एंड के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और के केस में हम प्लस करते हैं। लेकिन मैं चलो देखो उसी का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अ क्लास हैज 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, हाउ मेनी डिफरेंट वेज टीम कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी फॉर्म्ड सो दैट 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब देखो इसमें टर्म आ गई, हमें एक टीम बनानी है और टीम में अलग अलग लोग होने चाहिए, ग्रुप्स होना चाहिए। तो उसमें हम एक चीज़ याद रखते हैं, जब भी हम बात करते हैं एंड की तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, और जब भी हम बात करते हैं और की तो उस केस में हम प्लस का यूज़ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों यूज़ करते हैं ऐसा। और देखो यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, 10 बॉयज़ आर गिवन एंड 5 गर्ल्स आर गिवन, और मुझे क्या करना है, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, इनका ग्रुप बनाना। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम 3 बॉयज़ इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं और 2 गर्ल्स इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 10 बॉयज़ का सिलेक्शन कैसे लेना है, 3 आउट ऑफ 10, और यहाँ 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5। अब यहाँ ये हो गया वो 3 लोगों का, लड़कों का जो ग्रुप हमें सेलेक्ट करना था वो, और ये हो गया वो 2 लड़कियों का जो ग्रुप बना वो हमें सेलेक्ट करना। अच्छा देखो यहाँ से तो जो 3 लड़के आए हैं वो इन 2 लड़कियों के साथ जो ग्रुप बनेगा वो डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज यहाँ पर 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो यहाँ से सपोज B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, और ऐसे ही G1 आएगा, G2 आएगा, G3, G5, G4, G5। तो यहाँ एक लड़की का जो ग्रुप है वो इन 10 लोगों के साथ बन सकता है, यानी कि कितने तरीके से, 10 तरीके से। सेकंड वाले का कितने तरीके से बन सकता है, G2 का फिर से 10 लोगों के साथ ग्रुप बन सकता है, यानी फिर से 10 तरीके से। तो ऐसे सोचो ये 5 लोग हैं, यानी कि 5 बार आएगा 10-10। तो क्या होता है ऐसे केस में 5 × 10। जब भी हम एंड की बात करते हैं तो दोनों के ग्रुप की मल्टीप्लाई करा देते हैं, दोनों केसेस की। यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो 10C3 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, और इसे लिखेंगे 5 × 4, 3 नहीं लिखना है क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, नीचे आएगा 2 × 1। इससे अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 10, और इससे हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 120, यानी कि आंसर विल बी 1200। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1200। ठीक है, तो एंड के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और अब ये आगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो अब हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम मार्बल्स बोल सकते हैं या बॉल्स बोल सकते हैं, डिफरेंट कलर्स की। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 4 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 balls can be drawn, 4 balls can be drawn and all of them must be black, all of them must be black। यानी कि मेरे पास जो ग्रुप है उसमें 4 रेड, 3 ग्रीन और 5 ब्लैक है। मुझे 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो क्यों ना मैं चारों बॉल्स को इसी में से सेलेक्ट कर लूँ। पूरे देखो अगर पूरे बैग में से यानी कि मैंने पूरा रेंज बढ़ा दिया अगर अपनी चॉइसेस की, तो हो सकता है रेड भी आ जाए, हो सकता है ग्रीन भी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे रेड चाहिए ना मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैं सिलेक्शन सीधे इसी में से ले लूँगा, और आंसर हो जाएगा 5C। कितनी सेलेक्ट करनी थी, 4, तो 5C4 मीन्स
जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 5C4 मीन्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5, सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारा टाइम सेव कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 4 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन। अब की बार देखो हमें 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है एंड दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर्स। अच्छा, सेम कलर्स, तीनों की तीनों जो है वो सेम कलर्स की होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम, इस स्टेटमेंट को बोल के देखते हैं, जरा ग्रामेटिकली बोल के देखते हैं। तीनों एक कलर की होनी चाहिए, तो या तो हम बोल सकते हैं कि या तो 3 ब्लैक हो जाएं, तीनों ब्लैक हो जाएं, या तो तीनों रेड हो जाएं, और या तो तीनों ग्रीन हो जाए। देखो ये कंडीशन है, तीनों ब्लैक हो जाएं तो भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तीनों रेड हो जाएं तो भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तीनों ग्रीन हो जाएं तो भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। मतलब इसमें हम आइदर और लगा रहे हैं, और के केस में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और के केस में हम प्लस यूज़ करते हैं। अभी ये भी इसे एक्सप्लेन कर लेंगे कि हम प्लस यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा 3 बॉल्स ले लेते हैं, तीनों बॉल्स इसमें से ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे 5C3। ठीक है, अच्छा इसमें से 3 लेते हैं रेड में से, तो हम लिखेंगे 4C3। अच्छा इसमें से 3 लेंगे तो कितने आएंगे, 3C3। ठीक है, अब देखो ये वो केसेस हैं, अगर ये वो केसेस आ गए, 3 बॉल्स आ गई तो मेरे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, और इस तरीके से भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, और इस तरीके से भी मेरी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। तो अगर हर तरीके से मेरी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और मुझे तो आंसर चाहिए, यानी कि ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, तो मेरा टोटल आंसर क्या होना चाहिए, टोटल आंसर होना चाहिए इन सब को ऐड कर दो। अब देखो 5C3 को सॉल्व करते हैं, तो 5C3 को सॉल्व करेंगे 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1 दैट इज 10, और 4C3 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 एंड 3C3 विल बी 1। अब ये आया 10 4, यानी कि ये आ गया आपका 10 4 एंड 1 इज 15, तो 15 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया आंसर 15, ऐसे ही 15 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। तो देखो जब भी हम और की बात करते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम सीधे सीधे ध्यान रख सकते हैं, और के केस में प्लस और एंड के केस में मल्टीप्लाई, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर वैसे करके समझना है तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि पूरा एक्सप्लेन करने में हम किस टाइप से कंबाइन करते हैं और को। ठीक है, अब हम आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं, डेटा यही रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। जैसे 5 ब्लैक अभी भी हमारे पास हैं बैग में, 4 रेड हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन एंड ऑल ऑफ मस्ट बी डिफरेंट कलर्स। अब की बार देखो सारे के सारे डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। डिफरेंट कलर्स का मतलब, इसे फिर से ग्रामेटिकली बोल के देखते हैं, डिफरेंट कलर्स का मतलब 3 है, तीनों अलग अलग कलर्स के होने चाहिए। तो कैसे बोलेंगे भाई, एक इसमें से आ जाए 1 ब्लैक एंड 1 रेड एंड 1 ग्रीन। अब देखो एंड आ गया, एंड आ गया, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था। अभी हम देख लेंगे कि क्यों करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से जो एक आएगी वो कितने टाइप से आएगी, 5C1। ठीक है, इसमें आएगा 4C1 और इसमें से निकालेंगे तो आएगा 3C1। ठीक है, अच्छा ये कौन सी, ये ब्लैक जो होगी, इसमें से जो ब्लैक निकल कर आएगी, मान लेते हैं वो ब्लैक B1 है, B2 B3 B4 B5 भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम B1 बता रहे हैं अभी। इसमें से R1 आएगी और इसमें से G1 आएगी। तो जो B1 है उसका अलग अलग ग्रुप बनेगा ना इनके साथ, जैसा मैंने बताया था वो गर्ल और बॉय वाला। तो यहाँ से जो 5 केसेस बनेंगे, यहाँ से जो 4 केसेस बनेंगे और यहाँ से 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे, ये सारे केसेस आपस में मल्टीप्लाई होकर नए नए केसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ गया 4 5 20 एंड ये 60। तो हमारा आंसर हो गया 60। और वरना तो सीधे सीधे ही देख सकते हैं, स्टेटमेंट बनाना है और एंड लगाना है, और एंड के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बैग कंटेन, बैग हमारा वही है पुराना जिसमें से हमने चोरी की थी या बैग में से गेंदें निकाली थी, जो भी समझ लो। अब देखो इसमें हम बात करने वाले हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 5 बॉल्स कैन बी ड्रॉन सो दैट एटलीस्ट
2 मस्ट बी ब्लैक। अब ये एटलीस्ट 2 मस्ट बी ब्लैक का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 2 मस्ट बी ब्लैक यानी कि 2 तो आनी ही चाहिए, 2 बॉल्स तो आनी ही चाहिए काली। अच्छा 3 आ गई तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 आए, 2 से ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है। 4 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 और 5 की 5 भी आ सकती हैं। मतलब यहाँ पर ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। पॉसिबिलिटी तो कोई भी, सारी पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 2 ब्लैक। तो 2 ब्लैक कितने तरीके से आएंगे, देखो हमें सेलेक्ट करनी थी 5 बॉल्स, 2 ब्लैक, तो इसमें से 2 उठा लेते हैं। तो 2 उठाएंगे तो क्या आएगा 5C2, ठीक है। लेकिन मुझे तो 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। बैग में से अगर मैं 2 काली बॉल सेलेक्ट करूंगा तो बाकी की 3 बॉल्स और भी तो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, और बाकी की जो 3 बॉल्स हैं उनके कलर की कोई डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब वो 3 बॉल्स किसी भी कलर की हो जाए, तो उन तीनों बॉल्स को मैं इस पूरे ग्रुप में से उठा लूंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से उठाएंगे, हम पूरे में से उठा लेंगे। तो हम लिख देंगे 7C3 और वापस इसकी मल्टीप्लाई होनी है, यानी कि 2 काली और 3 किसी भी कलर की। इसे सॉल्व भी कर लेंगे, तो जैसा कि 5C2 को अभी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, 5C2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। और 7C3 को सॉल्व कर देते हैं, तो 7C3 को सॉल्व करेंगे तो 7C3 की वैल्यू 28 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम 3 ब्लैक की बात कर रहे हैं। 3 ब्लैक की अगर हम बात करते हैं तो हम 3 ब्लैक लेने वाले हैं, यानी कि 5 में से मैंने 3 ब्लैक ले ली। अब 5 निकालनी थी, यानी कि मेरे पास 2 बॉल्स बची, तो 2 बॉल्स मैं इन्हीं 7 में से ले लेता हूँ, कोई सी भी हो जाए। देखो क्वेश्चन था 3 ब्लैक होनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन है 3 ब्लैक्स, बाकी जो 2 हैं वो किसी भी कलर की है। इसे भी सॉल्व कर देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10, 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है। 7C2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 210, और ये आया था हमारा 280। एक बार देख लेते हैं, 7C3 7 6 5, और यहाँ आएगा 3 2 1, ये आएगा 350 की भी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं 4 ब्लैक आने की, ठीक है। 4 ब्लैक देख लेते हैं। 4 ब्लैक यानी कि इसमें से फिर से मुझे 4 ब्लैक चाहिए, तो 5C4, और बाकी देखो 4 तो यहाँ आ गई, तो 1 बॉल बची, तो 1 बॉल मैं 7 में से ड्रॉ कर लूँगा। अच्छा 5C4 की वैल्यू तो 4 होती है, सॉरी 5 होती है, और 7C1 की वैल्यू 7 होगी, यानी कि ये भी आ जाएगा 35, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आया 5 ब्लैक्स। अच्छा 5 ब्लैक आई, तो 5 ब्लैक का मतलब 5C5, और इसके बाद कोई बॉल ही नहीं बची ड्रॉ करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7C0 की वैल्यू 1 होगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन अच्छा 5C5 की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि मेरे पास जो टोटल केसेस आए, देखो ये वाले केसेस आए तो भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाले केसेस आए तो भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाले केसेस आए तो भी मेरी कंडीशन फुलफिल, और ये आया तो भी मेरी कंडीशन फुलफिल। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको ऐड कर देने वाला हूँ। तो सबको ऐड कर देते हैं, तो ये जो हम सबको ऐड करेंगे 2 1 0 3 5 एंड 1, इसे सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 9 एंड 5, तो 596 इज द आंसर, ठीक है। इसे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 596, इन सबको ऐड करेंगे तो 596 आंसर आ जाएगा। अच्छा इन लिखने का तरीका ये हो सकता है, जैसे ये था, इसे मैं लिख दूंगा 5C2, डायरेक्ट कभी कभी लिखा जाता है, तो ऐसे करके लिख देते हैं, प्लस सेकंड केस यहीं पर बना दिया, सेकंड केस हमने यहीं पर बना दिया, हालांकि मैंने अलग अलग बना के दिखाया था, प्लस 5C4 × 7C1 और प्लस 5C5, क्योंकि हम इस वाले केस को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हो गया ये? तो ये था जब हम एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात करते हैं। एटलीस्ट या एटमोस्ट को मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था कि एटमोस्ट को कैसे करके डील किया जाता है, तो एटमोस्ट से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉलेज हैज़ 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स, मतलब जैसे होता है ना एक्स्ट्रा टीम की बात करते हैं, हमारे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं हमेशा, लेकिन जो टीम बनती है वो टीम 16 प्लेयर्स की बनती है, उसमें कुछ आउट्स उसमें रख दिए जाते हैं। तो हमारे पास 10 प्लेयर्स हैं अभी, और हमें 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, एंड अ कैप्टन विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज प्लेयर्स। मतलब 10 लोग हैं, 10 में से मुझे कितने लोगों की टीम बनानी है, मुझे 6 लोगों की टीम बनानी है बेसिकली, लेकिन ये बोला 5 लोगों की टीम एंड अ कैप्टन
1 कैप्टन, ठीक है। तो इस टीम को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे पास ये आ सकता है कि हम भाई 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। अब देखो 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब हमने 10 में से 6 लोगों को रैंडमली ले लिया, हमने इसमें कैप्टन की बात नहीं करी। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कैप्टन को सिलेक्ट करना। कैप्टन को कितने टाइप से सिलेक्ट करेंगे हमें पहले देखना पड़ेगा ना। 10 में से हम कैप्टन को ले रहे हैं, तो 10 में से एक ना एक तो कैप्टन बनेगा, यानी कि कैप्टन के बनने के कितने केसेस बने? 10 केसेस, 10 तरीके से कैप्टन बनेगा। 10 में से कोई सा भी कैप्टन बन सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास बचे कितने? 9 लोग बचे, यानी कि 5 प्लेयर्स जो सिलेक्ट करने हैं उन्हें सिलेक्ट करना होगा 9 लोगों में से, क्योंकि कैप्टन की सिलेक्शन तो हो चुका। तो हम बोलेंगे 9C। तो देखो 9C5 को हम सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 को सॉल्व करेंगे 9 8 7 6। 5 इसलिए लिखेंगे कि नीचे 5 और 4 दोनों आएंगे ना, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 4 3 2 1। अच्छा 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो जाएगा और इससे हो जाएगा 2, यानी कि हमारे पास जो बचा वो बचा 9 इंटू 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 126, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो सिलेक्शन होना था 5 प्लेयर्स का, तो 5 डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन होगा किसका? कैप्टन का। तो यहाँ से 10 तरीके से अलग अलग कैप्टन सेलेक्ट होने वाले हैं, यानी कि 126 ये जो सॉल्व होकर आने वाला है उसका पहले वाले कैप्टन के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, फिर दूसरे उसके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, तीसरे के साथ, ऐसे करते करते 10 अलग अलग कैप्टन्स के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। इसीलिए हम इसमें एंड के केस में मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 126 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1260, ये हो जाएगा आंसर। ये तुम्हारा 1260, तो 1260 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये समझ में आया होगा कि एंड के केस में मल्टीप्लाई क्यों लगता है और के केस में प्लस क्यों लगता है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज 8। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवल्स कैन बी मेड फ्रॉम 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स आर गिवन। मतलब ये ना कि वैसे तो हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी के किस कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमें पूरी डिक्शनरी की या पूरे अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं करनी है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 12 कॉन्सोनेंट्स और 4 वॉवल्स, और हमें इन्हीं वॉवल्स और इन्हीं कॉन्सोनेंट से मिलकर हमें वर्ड्स बनाने हैं, डिफरेंट वर्ड बनाना है। कौन सा वर्ड बनाना है? एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें 4 कॉन्सोनेंट्स आएँ, ठीक है। तो भाई 4 कॉन्सोनेंट्स उठा लेंगे, कोई से भी 4 कॉन्सोनेंट्स उठा लेंगे। 3 वॉवल्स उठा लेंगे, तो 3 वॉवल्स हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। और फिर उनका हमें, यानी कि 7 लेटर्स हो गए, 7 लेटर्स का हमें वर्ड बनाना है। अब ये परमुटेशन में हमने सीखा था कि लेटर्स का वर्ड कैसे बनाते हैं, उसमें हालांकि रिपीटेशन भी होता है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं इफ़ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट इसलिए बोलना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो 4 कॉन्सोनेंट्स उठा रहे हैं वो कौन से कॉन्सोनेंट्स होंगे हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले लेता हूँ सिलेक्शन। पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए लगाएंगे हम कॉम्बिनेशन। यानी कि देखो यहाँ हम बात करेंगे 12C4, हम 12C4 करके ये उठा लेंगे, ठीक है। और हम 4C3 करके 3 वॉवल्स उठा लेंगे। तो कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बनेगा कि भाई हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ से उठाने हैं और ये यहाँ से उठाने हैं, ठीक है। इसे सॉल्व भी करेंगे। 12C4 को अच्छा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस देखो ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सीधे सीधे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, 4 कॉन्सोनेंट्स चाहिए थे और 3 वॉवल्स चाहिए थे। हमने इनका सिलेक्शन ले लिया ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास आ गए टोटल हमारे पास 7 लेटर्स आ गए, 7 लेटर्स आ गए जिसमें कॉन्सोनेंट्स भी हैं और वॉवल्स भी हैं। हालांकि ये डिफरेंट है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन जैसा क्वेश्चन में बोला ना सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, सारे डिफरेंट मानते हैं। अब 7 चीज़ों का हमें वर्ड बनाना है, तो वर्ड को कितने टाइप से अरेंज किया जाएगा, तो उसका अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 7 टाइप से, जो कि परम्यूटेशन में आता है। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ तक चल रहा था हमारा सिलेक्शन और ये आया हमारा अरेंजमेंट।
और हम आंसर लिखेंगे इन सब का मिला जुला रूप, जो कि ये हमारा सिलेक्शन था, और इसके आगे हम लिख देंगे फैक्टोरियल 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो जब इतना बड़ा डेटा आता है ना, तो समटाइम्स ये होता है बड़ा डेटा गिवन तो है, लेकिन हम बड़े डेटा को सॉल्व नहीं करते, अनसॉल्व छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में जैसे इसमें भी देखो बहुत बड़ा डेटा दे रखा है, तो जब बहुत बड़े बड़े डेटा आते हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 9th देखो, इफ़ अ ट्रैवलर वॉज offered 5 cities in Asia and 11 cities in Europe, asked to choose at least 3 cities in Asia and overall 11 cities। देखो उसे 11 सिटीज़ घूमनी है, उसके पास क्या है, एशिया में से 5 ऑप्शंस हैं और यूरोप में से 11 ऑप्शंस हैं, और उससे टोटल 11 सिटीज़ घूमनी है, जिसमें कंडीशन लगा दी है कि कम से कम 3 सिटी तो वो एशिया में घूमेगा। ठीक है, तो एशिया में 3 सिटी घूमेगा कम से कम, यानी कि 3 सिटी एशिया में घूम सकता है, 4 सिटी एशिया में घूम सकता है, और 5 सिटी एशिया में घूम सकता है। और 5 के बाद तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही सिटीज़ हैं एशिया में। तो हम एक काम करते हैं, पहले एशिया देखते हैं, 3 सिटी घुमवाते हैं इसे। 5 सिटी में से अगर वो 3 सिटी सिलेक्ट करेगा तो 5 से 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसी के साथ बाकी की सिटीज़ जो हैं 11 यूरोप में, लेकिन उसे टोटल कितनी सिटीज़ सिलेक्ट करनी थी, टोटल 11 सिटीज़ सिलेक्ट करनी थी, लेकिन 3 सिटीज़ तो उसने एशिया में से उठा ली, तो बाकी की कितनी बची, बाकी की बची 8, तो 8 वो यूरोप में से ले लेगा। ठीक है, या तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी, अब देखो फिर से या आ गया ना, या तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, या आ गया तो और लगा देंगे। अब हम 4 सिटीज़ एशिया में से दे देते हैं, और बाकी की, क्योंकि 11 था ना, 11 में से 4 सिटीज़ अगर सेलेक्ट कर चुका तो बची 7 सिटीज़ वो यूरोप में से सेलेक्ट कर लेगा। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है, ये भी कंडीशन हमें चाहिए, प्लस और 5 में से 5 सिटीज़ वो एशिया में से सेलेक्ट कर सकता है, और बाकी की कितनी बची, 11 में से 5 अगर वो सिलेक्ट कर चुका है तो बची 6, तो 6 सिटीज़ वो यूरोप में से ले लेगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, और ये आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए विल बी दी आंसर। इसमें हमें पूरा डेटा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि डेटा सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हैंडशेक वाला बड़े अच्छे से देखते हैं हैंडशेक वाले क्वेश्चन को हम। देखो हैंडशेक वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सीधे सीधे बोल देते हैं हैंडशेक वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाते हैं, भाई ये फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि क्यों लगा देते हैं और यहाँ से आंसर क्यों आ जाता है। देखो, पीपल एट पार्टी शेक हैंड्स वंस विथ एवरीवन, मतलब लोग हैं पार्टी में, और वहाँ ये 12 लोग हैं, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, 12 लोग हैं और 12 लोग पार्टी में एक बार हाथ मिलाएंगे। सबसे मतलब जो पहला बंदा है वो दूसरे से हाथ मिलाएगा, पहला बंदा तीसरे से हाथ मिलाएगा, पहला बंदा चौथे से, 5वें, छठे सबसे, फिर दूसरा वाला सबसे हाथ मिलाएगा, ऐसे करके रैंडमली सब लोग हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। तो कितने हैंडशेक्स होंगे यहाँ, ये पूछा गया। तो देखो बड़ा इजी तरीके से देखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मैंने 12 लोग बना दिए। अब ये फॉर्मूला हम क्यों लगाते हैं, 12 लोग बना दिए। अब देखो जब भी हैंड शेकिंग होगी तो इन 12 लोगों में से कोई से भी 2 बंदे आएंगे उठ के जो हैंडशेक करेंगे। मान लो ये 2 हैंडशेक करते हैं पहले, ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ हैंडशेक करता है, ये वाला इसके साथ हैंडशेक करता है, ये वाला हर किसी के साथ हैंडशेक करेगा, फिर इसकी बारी आएगी, ये वाला इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा। मतलब हर बार 2 लोग हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि इन 12 लोगों में से हर बार मैं 2 लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ 12C2। अब 12C2 को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 12 × 11, और नीचे क्योंकि आएगा ना इन दोनों का डिफरेंस 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 1 इसे मैं कैंसिल कर दूंगा तो इट इज़ 6, और ये आ जाएगा 66। तो 66 विल बी द आंसर। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें ये हैंडशेक्स के नंबर दिए जाते हैं, फिर लोग पूछे जाते हैं कि पार्टी में कितने लोग थे। तो ये था क्वेश्चन
और इसके बाद आते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन। तो आज इस टॉपिक में इस लेक्चर में मैंने कवर करे हैं केवल मार्बल्स वाले क्वेश्चन। तो अगले टॉपिक में मतलब अगले लेक्चर में मैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन कवर करूँगा, फेस कार्ड्स, और उसमें कभी ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं, कभी हुक्म के निकाले जाते हैं। उसका एक अलग लेक्चर रहने वाला है। कार्ड अच्छा खासा सेक्शन है, खुद में ही इतना बड़ा 52 पत्ते होते हैं, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसकी करूँ अच्छे से प्रैक्टिस, और सबसे पहली चीज़ और मेन चीज़, शेयर करना मत भूलो अपने दोस्तों को, सबको बताओ, डिस्कस करो, नए नए क्वेश्चंस लाओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है डेप्थ में जल्दी नहीं पढ़ाया जाता, और कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो पूछो, कमेंट करो या फेसबुक पेज पे पूछो, उस पर पोस्ट करो। मैं अगर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे तो मैं उनका फिर से कंपाइलेशन करके एक नया लेक्चर बनाऊंगा अच्छे क्वेश्चंस पे जो अच्छे लेवल के होते हैं। और वरना ये है 1-2 लेक्चर्स में और बनाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन वाला। प्रोबेबिलिटी पे अभी मैंने कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 2 आएगी। तो तब तक प्रोबेबिलिटी 1 की प्रैक्टिस कर लो, कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस कर लो, परम्यूटेशन प्रैक्टिस कर लो, और इसके बाद कुछ लेक्चर्स हम लेंगे अच्छे क्वेश्चंस के। तब तक रखो अपना सब लोग ख्याल और अच्छे से करो प्रैक्टिस।